ओके, सो टॉकिंग अबाउट दी क्लिनिकल्स रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले है हमारे पास गोइटर। गोइटर बेसिकली क्या होता है? नॉन नियोप्लास्टिक नॉन इन्फ्लेमेटरी इन्लार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जैसे कि इस लेडी को हमें नज़र आ रहा है कि नेक रीजन में एक इनलार्ज्ड पार्ट है जो कि प्रोमिनेंट है इन द रीजन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। दिस इज़ द गोइटर। हम इसको नॉन नियोप्लास्टिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, कोई भी हमारे पास कैंसरस सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, और ना ही ये इन्फ्लेमेटरी है किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, ना ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, बल्कि ये एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड है जो कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से विमेन में पर्टिकुलरली देखी जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी। तो दिस इज़ द गोइटर। अब अगर हम इसे इनलार्ज स्वेलिंग को देखें तो जब ग्लैंड इनलार्ज कर रहा होता है तो ये जो हमारे पास इनलार्जमेंट है या तो वो इंटीरियरली मूव करेगी या पोस्टीरियरली मूव करेगी या फिर इंफीरियरली और लैटरली मूव करेगी इन द ट्रायंगल्स ऑफ नेक। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सुपीरियरली कभी भी मूव नहीं करेगी। सुपीरियरली मूव ना करने की क्या वजह है? क्योंकि हमारे पास ऊपर दो मसल्स होते हैं, स्टेनोथायरॉइड और स्टेनोहायोइड मसल, जो कि सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करते हैं। अब इस डायग्राम में हमें क्या नज़र आ रहा है? दिस इज़ दी हायोइड बोन। इसके ऊपर सुप्राहायोइड मसल्स है और नीचे हमारे पास इंफ्राहायोइड मसल्स हैं। ये हमारे पास जो दो मसल्स हैं, स्टेनोहायोइड मसल्स और स्टेनोथायरॉइड मसल्स, ये क्या करेंगे कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी अगर इनलार्जमेंट हो रही है तो ये दो मसल्स उस इनलार्जमेंट को सुपीरियरली होने से प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल्स ऑफ नेक में उनके पास, थायराइड ग्लैंड के पास क्या क्या अवेलेबिलिटी होगी कि वो कहाँ कहाँ मूव कर सके या कहाँ कहाँ जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर सके, इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लैटरली या फिर नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन वो सुपीरियरली मूव नहीं कर पाएगा ड्यू टू ये जो हमारे पास दो मसल्स हैं इनकी अटैचमेंट विद द हायोइड बोन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लैंडमार्क्स हैं ये सुपीरियर जो मूवमेंट या मोशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड है उसको प्रिवेंट करते हैं इन केस थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है कि गोइटर और कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड में क्या फ़र्क है। कार्सिनोमा के भी साइंस एंड सिम्टम्स जो है तकरीबन गोइटर से मैच कर रहे होते हैं, लेकिन एक तो कॉज डिफरेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है, जबकि कार्सिनोमा के लिए कुछ और कॉजेज़ होते हैं लाइक म्यूटेशंस, रेडिएशंस एक्सेट्रा। और जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो तो सेम रहते हैं, ठीक, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक प्रोमिनेंट चीज़ है जो देखी जाती है, गोइटर एक हद तक इनलार्ज हो जाता है थायराइड ग्लैंड और उसके बाद वो इनलार्ज नहीं होता, उसकी ग्रोथ नहीं होती है फर्दर। लेकिन कार्सिनोमा में क्योंकि हमें पता है कि कॉन्टीन्यूसली अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बन रहे होते हैं, या इन केस ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड हमारे पास डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कॉन्टीन्यूसली बन रहे होते हैं, या सिंपल हम अगर ज़बान में कहें तो कार्सिनोजेनिक सेल्स कॉन्टीन्यूसली फॉर्म हो रहे होते हैं ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डिवीजन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो कार्सिनोमाज होते हैं वो उनकी ग्रोथ हो रही होती है स्लोली। ठीक है, जैसे अगर एक पेशेंट की हिस्ट्री है तो उस हिस्ट्री में ये मेंशन होगा कि प्रीवियस 4 मंथ से जो स्वेलिंग है वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही है, या पिछले जो 6 मंथ्स है उससे ये हमारे पास जो स्वेलिंग है थायराइड ग्लैंड की वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही है। लेकिन गोइटर में ग्रो नहीं करेगी वो स्वेलिंग, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हुआ है ड्यू टू द इंक्रीज्ड स्टिमुलस ऑफ द TSH। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेल्स की डिवीजन नहीं हो रही है तो हमारे पास ग्रोथ नहीं होगी फर्दर थायराइड ग्लैंड की। अब आते हैं हम साइंस और सिम्टम्स पे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल फैक्ट है वो क्या है? ये हमारे पास डायग्राम किसकी है? लेयर्स ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया की। अब हमें पता है कि जो डीप सर्वाइकल फेशिया है उनकी मज़ीद लेयर्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ थायराइड ग्लैंड की, इसको अपने जो है वो कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए, तो हमारे पास एक लेयर होती है डीप सर्वाइकल फेशिया की, दैट इज़ नोन एज द प्री ट्रेकियल लेयर, जो कि ये पर्पल जो हमारे पास आउटलाइन में हमें लेयर नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज द प्री ट्रेकियल लेयर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डीप सर्वाइकल फेशिया की और भी लेयर्स हैं, यानी कि जैसे हमें लैटरली नज़र आ रहा है कैरोटिड शीट है जिसमें से कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एक्सेट्रा पास करी होंगी,
एंड इसके अलावा इन्वेस्टिंग लेयर है जिसमें से हमारे पास मसल्स पास करे होंगे, एंड पीछे हमारे पास जो है वो प्रीवर्टिब्रल लेयर है जो कि जो हमारे पास बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम है उसको एक ट्यूबुलर शीट की फॉर्म में सराउंड कर रही होती है। तो अब मैं जो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो प्री ट्रेकियल लेयर है इसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले जो हमें नज़र आ रहा है जो कि इंटीरियरली और लैटरली प्रेजेंट है, दिस इज़ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड है, उसके पीछे है आ जाता है हमारे पास ट्रेकिया, एंड देन वी हैव द इसोफेगस, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक ही लेयर प्री ट्रेकियल लेयर में प्रेजेंट है, एक ही फेशिया से सराउंडेड है, एक ही कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है। तो क्या होगा, अब हमें ये भी नज़र आ रहा है कि थायराइड ग्लैंड ने पूरी तरह से सराउंड किया हुआ है, और जो ट्रेकिया यानी कि हमारे पास जो विंड पाइप है और इसके अलावा जो हमारे पास फूड पाइप यानी इसोफेगस हैं वो मीडियली प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड के। अब क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड की जब स्वेलिंग होगी, ठीक है, अब इन फेशियाज का काम ही यही है कि वो इंशीत कर रहे होते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं उन स्ट्रक्चर्स की मूवमेंट को, और कोई भी इन्फेक्शन है तो एक ही कंपार्टमेंट में वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब अगर थायराइड ग्लैंड की होती है हमारे पास इनलार्जमेंट या स्वेलिंग होती है, वट एवर कार्सिनोमा होता है, तो क्या होगा कि अंडरस्टूड सी बात है कि वो इन पीछे वाले दो स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेगी, ठीक है। जब कंप्रेस करेगी तो हमारे पास जब ट्रेकिया कंप्रेस होगा उसकी वजह से क्या होगा, डिस्निया होगा यानी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होंगी, और इसोफेगस पे कंप्रेशन जब उसका इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिस्फेजिया होगा यानी स्वॉलोइंग में जो है वो प्रॉब्लम होगी। अब मज़ीद जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो आ जाती है नर्व की। इन दोनों के दरमियान यानी इसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान ये जो ग्रूव है इसमें से एक इम्पॉर्टेंट नर्व पास कर रही है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ठीक है। इन पे जब कंप्रेशन पड़ता है, इन पे जब प्रेशर पड़ेगा इन नर्व पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक हमने दो बातें जो है वो इम्पॉर्टेंट डिस्कस कर ली हैं। एक तो ये कि जो है वो कोई भी इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड की वो सुपीरियरली मूव नहीं करेगी ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द स्टेनोथायरॉइड एंड स्टेनोहायोइड मसल्स। दूसरी बात हमने ये की कि जो विंड पाइप, फूड पाइप एंड थायराइड ग्लैंड है वो विद इन वन फेशियल लेयर प्रेजेंट है, और उसको हम कहते हैं प्री ट्रेकियल लेयर। तो अगर थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट होती है इट विल इन्वॉल्व विंड पाइप एज वेल एज द फूड पाइप। उसके बाद आ जाता है नर्व की बात, ठीक है। इन दोनों के दरमियान है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। अब जो हमारे पास रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है वो मज़ीद दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक तो है हमारे पास सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, ठीक हो गया, और दूसरी आ जाती है हमारे पास इंफीरियर लेरिंजियल नर्व, ठीक है। इन बिटवीन द ग्रूव जो हमारे पास ट्रेकिया और इसोफेगस के दरमियान ग्रूव है उसमें से रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, उसमें से मज़ीद ये सुपीरियर और इंफीरियर दो ब्रांचेस निकलती हैं, सही हो गया। अब हमारे पास होता क्या है कि जब सुपीरियर लेरिंजियल नर्व है, ठीक है, इसकी एक और ब्रांच होती है डैट इज़ नोन एज द एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, और यहाँ पे यहाँ पे यस ये शो की हुई है एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। ये नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास रन कर रही है अलॉन्ग विद द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। तो वो खैर उस आर्टरी से जो रिलेशन है और वो क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। बट अगर इस ब्रांच पे कंप्रेशन होता है थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट की वजह से, तो क्या होगा, हमारे पास जो है होर्सनेस ऑफ वॉइस ऑब्जर्व होगी। वो किस तरह से कि जो एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेरिंजियल नर्व है ये हमारे पास क्रिकोहायोइड मसल और जो मसल्स ऑफ द फेरिंग्स है उनको सप्लाई कर रही होती है। उन्होंने क्या करना है कि वोकल कॉर्ड्स की को टेंस करना और उनको लेंथन करना है, जिसकी वजह से वॉइस प्रोडक्शन होगी, ठीक है। जब हमारे पास एक्सटर्नल ब्रांच जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, उसका लीजन हो जाएगा, तो जाहिर बात है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं होगी, उसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स की टेंसिंग या लेंथनिंग नहीं होगी और हमारे पास होर्सनेस ऑफ वॉइस रिड्यूस होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस पर जो है वो केस सिनेरियो सिंपल सा आ सकता है। दूसरी बात आ जाती है इंफीरियर लेरिंजियल नर्व की। अगर इंफीरियर लेरिंजियल नर्व कंप्रेस होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, ये भी हमारे पास मसल्स ऑफ लैरिंग्स और फेरिंग्स और इसके अलावा वोकल कॉर्ड्स को सप्लाई कर रही होती है। तो अगर इसकी हमारे पास कंप्रेशन हो जाती है तो सिंपली क्या होगा कि हमारे पास वोकल कॉर्ड्स की एडक्शन नहीं होगी और ना ही एबडक्शन होगी। जब एडक्शन नहीं होती है वोकल कॉर्ड्स की तो वॉइस प्रोडक्शन में मसला आता है, और जब जो एबडक्शन है वो नहीं होती है तो ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन में मसला आता है। और इसके अलावा अगर एबडक्शन और एडक्शन दोनों नहीं हो रही हैं तो उसे हम कहते हैं स्पाइडर यानी रैस्पी सी रेस्पिरेशन जो है वो, यानी खड़ खड़ की आवाज़ें आएंगी सांस लेने के साथ।
सो ये अभी तक हमने 3 बातें डिस्कस करी अभी तक। एक तो प्री ट्रेकियल लेयर वाली, ठीक है, जिसमें 3 स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा जो सेलिंग है सुपीरियरली क्यों मूव नहीं करी, और तीसरा कंप्रेशन ऑफ एक्सटर्नल ब्रांच सुपीरियर लेरेंजियल नर्व से क्या होगा, और इन्फीरियर लेरेंजियल नर्व। और अगर हम ऑन द होल बात करें कि होर्सनेस और वॉइस किस वजह से हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की वजह से, ठीक है, अगर मज़ीद इनकी ब्रांचेस ऑप्शन में ना के बाद। सो ये हमारे पास है नर्व की बात हो गई। अब अगर हमारे पास हमें रिमूव करना पड़ गया थायराइड ग्लैंड, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम नियर टोटल थायरॉइडेक्टमी करें। नियर टोटल थायरॉइडेक्टमी का क्या होता है? थायरॉइडेक्टमी यानी रिमूवल ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, और नियर टोटल या पार्शियल भी हम कह सकते हैं। इसमें हम जो पोस्टीरियर पार्ट है ना थायरॉइड ग्लैंड का, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है, उसको बचा लेते हैं। क्यों? ताकि हमारे पास जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, इसके अलावा जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो प्रिजर्व हो जाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे हमने बात की सुपीरियर लेरेंजियल नर्व या रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का डैमेज होगा तो हॉर्सनेस और वॉइस हो सकती है, इसके अलावा जो है ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होंगी, ठीक है। और पैराथायरॉइड ग्लैंड अगर उसको कोई इफेक्ट पड़ गया है तो उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास? उसकी वजह से जो टेक्नी हो सकती है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं कि उसका क्या हिसाब किताब है। अब आ जाते हैं हम चौथी इंपॉर्टेंट बात पे, डैट इज़ आर्टरी और नर्व का रिलेशन। थायरॉइडेक्टमी के दौरान हमने क्या करना होता है कि जो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी हमें नज़र आ रही है, इसके साथ साथ रन कर रही है एक्सटर्नल ब्रांच, ठीक है, जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें ज़ाहिर बात है कि थायरॉइडेक्टमी के दौरान हो सकता है इस नर्व का डैमेज हो जाए, ठीक है, क्योंकि क्लोज पड़ी हैं। तो हम क्या करते हैं, जो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है इसको लाइगेट कर देते हैं सुपीरियर टू दी थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। और जो हमारे पास इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी है उसके साथ साथ जो हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, बेसिकली या तो वो इसके एंटीरियरली पास करेगी या पोस्टीरियरली या इन बिटवीन दीज टू ब्रांचेस, यानी लेफ्ट और राइट जो इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी है उनके बीच में से गुजर रही होगी। तो उसको बचाने के लिए हम जो इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी है उसको लैटरल टू द थायरॉइड ग्लैंड लाइगेट कर देते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी को कहाँ लाइगेट करेंगे? सुपीरियर टू द थायरॉइड ग्लैंड, और इन्फीरियर को लाइगेट करेंगे लैटरल टू द थायरॉइड ग्लैंड, जिसकी वजह से जो नर्व्स हैं वो हमें आसानी से लोकेट हो जाती हैं और वो सर्जरी के दौरान इंजर होने से बच जाती हैं। इसके अलावा एक और भी आर्टरी होती है थायरॉइड या ईमा आर्टरी, के जो हमें नज़र आ रही है। अब ये डायरेक्टली या तो आर्च ऑफ एओर्टा से आ रही होगी या ब्रेकियोकेफेलिक आर्टरी से आ रही होगी। इसको हम लाइगेट करते हैं नियर टू द ग्लैंड, ठीक है। इसको लाइगेट क्यों करते हैं? इसके साथ ऐसा कोई नर्व तो नहीं रन करी, बट अगर इसकी जो है वो सर्जरी के दौरान इंजरी हो जाए तो एक्सेस ब्लीडिंग होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि नियर टू द थायरॉइड ग्लैंड लाइगेट करते हैं, और ये आर्टरी सिर्फ 10% पीपल में प्रेजेंट होती है। सो अभी तक जो हमने बातें डिस्कस कर ली, एक प्री ट्रेकियल लेयर की बात कर ली, ठीक है, और रिलेशन देख लिया थायरॉइड ग्लैंड का बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ। उसके अलावा जो हमने सुपीरियर मूवमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड उसकी बात कर ली। देन हमने क्या बात की थी? नर्व्स की बात की थी, ठीक है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। हम जनरली बात करें तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, लेकिन अगर उसकी मजीद ब्रांचेस देखें तो रिकरेंट की ब्रांच है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, और सुपीरियर की मजीद ब्रांच है एक्सटर्नल ब्रांच। उसकी कंप्रेशन की वजह से या लीजन की वजह से होर्सनेस ऑफ वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दूसरी जो इन्फीरियर लेरेंजियल नर्व है उसका कम पूछती है, बट अगर पूछें तो हमें पता होना चाहिए कि उससे भी जो है वॉइस प्रोडक्शन और रेस्पिरेशन का मसला आता है, और अगर दोनों ही ख़राब हो तो स्ट्राइडर हो जाता है, रेस्पी रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, हो गया। और चौथी हमने बात की कि थायरॉइडेक्टमी के दौरान हमने आर्टरीज को लाइगेट कहाँ करना है, ठीक है। सुपीरियर को सुपीरियर टू द थायरॉइड ग्लैंड, इन्फीरियर को लैटरल टू द थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड या ईमा को नियर टू द थायरॉइड ग्लैंड। उसके बाद लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बात है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स की। अब जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है हमें पता है कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉइड ग्लैंड के प्रेजेंट होते हैं 4 इन नंबर हैं, 2 सुपीरियर 2 इनफीरियर। जो सुपीरियर है वो तो ज़्यादातर जो मिडल ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड है पोस्टीरियर सरफेस पे वहाँ पे प्रेजेंट होता है, बट इट कैन गो अप टू एज फार एज द लेवल ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज। जबकि जो इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड है ये बहुत वेरिएबल इन पोजिशन है, या तो ये इन्फीरियर पोल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड
में प्रेजेंट होंगे, या फिर हमारे पास इंफीरियर थायराइड वेन्स के साथ एसोसिएटेड होंगे, या फिर हमें पता है कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ ये थाइमस के साथ डिसेंड कर रहे होते हैं। तो थाइमस की जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो क्या है, सुपीरियर मीडियास्टिनम। तो ये जो इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये सुपीरियर मीडियास्टिनम में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत ही इनवेरिएबल पोजीशन होती है। तो इसी वजह से सर्जन को लोकेट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, ख़ास तौर पे जब पैराथायरॉयड का डिज़ीज़ हो, कोई एडिनोमा हो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में, तो उसमें हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर इनवेरिएबल पोजीशन हो तो सर्जन को लोकेट करने में डिफ़िकल्टी आ रही होती है। तो इसी वजह से अगर लोकेट ना हो रहा हो और उसकी सर्जरी जो है हमारे पास कॉम्पिटेंटली ना हो, तो क्या होता है, हमारे पास टेटनी हो जाती है। टेटनी किस वजह से होगी, क्योंकि पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज़ कर रहा होता है, या पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ कर रहा होता है, जिससे कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करना होता है। जब हमारे पास थायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन ही नहीं होगा तो कैल्शियम लेवल ब्लड में नॉर्मल मेंटेन नहीं हो सकेगा और ड्रॉप हो जाएगा कैल्शियम का लेवल इन द ब्लड, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होगा और टेटनी हो जाएगी, यानी मसल्स के क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाएंगे और टूचिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है कि अगर इसका जल्दी ट्रीटमेंट ना किया जाए तो डेथ हो सकती है, क्योंकि एक तो हमारे पास कार्डियक इरिथमियाज हो सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि मसल ट्विचिंग और स्पैस की वजह से जो लेरेंजियल और रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, जो कि किसमें के रोल प्ले करें, अपना रेस्पिरेशन में। जब रेस्पिरेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं आएगी और बंदे की डेथ हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि सर्जन को जो है वो इसका मद्देनज़र रखना होता है, ख्याल रखना होता है, और इसलिए इनकी कॉम्पिटेंट रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वरना अल्टीमेटली टेटनी और कार्डियक इरिथमियाज हो सकते हैं और डेथ हो सकती है। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक था थायराइड ग्लैंड का, जिसमें 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आनी चाहिए, जो कि मैंने बार बार डिस्कस करके जो है वो ये कोशिश की है कि वो रिटेन रह जाए। कोई भी ऐसा केस सिनेरियो आता है उसमें यही 3-4 चीज़ें जो है वो साइंस और सिम्टम्स बेसिक यही होंगे, डिस्निया था, डिस्फेजिया था, होर्सनेस ऑफ वॉइस थी, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़्यादातर ये होते हैं कि क्यों डिस्निया हो रहा है, क्यों हमारे पास जो है वो होर्सनेस ऑफ वॉइस किस वजह से हो रही है, एंड लाइगेट हम आर्टरीज को कहाँ पे करते हैं। यही इंपॉर्टेंट बातें हैं रिलेटेड टू दी थायराइड।